ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 14, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि कुछ ही देर में लगभग 3 किलो ड्रैगन मांस युनचे ने एक तूफान की तरह चबाकर फिनिश कर दिया था। उसने अपने होठों को चाटकर एक जोर से डकार मारी। ड्रैगन मांस में ड्रैगन ब्लड जैसी पावर डेंसिटी तो नहीं थी, लेकिन अंतर बहुत कम था। फिर से उसके पेट के अंदर वो तेल में तलने वाली फीलिंग उठने लगी और उसका शरीर एक पल में फिर से क्रिम्सन रेड हो गया। लेकिन युनचे में कोई घबराहट नहीं थी। उसने तुरंत बैठकर आंखें बंद की और उसके चेहरे पर फिर से क्रैक्स दिखने लगे, लेकिन फिर भी वो शांत था। डीमन उसकी तरफ बिना पलकें झपकाए देखता रहा। उसने दोबारा युनचे के शरीर से हड्डियों के क्रैक होने की आवाज सुनी और उसके दिमाग में बस एक ही शब्द घूमता रहा, ये मॉन्स्टर है, ये पागल। अब आगे। सिर्फ कुछ मिनट ही गुजरे थे और युनचे की हड्डियां और जिस्म एक बार फिर से फट गए। पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर भयावह काले रंग में बदल गया। उसकी लाइफ फोर्स भी लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन पहले की तरह उस एक हल्की सी लाइफ फोर्स की चिंगारी ने मरने से इनकार कर दिया। वही छोटी सी अजीब सिल्वर रंग की पगोदा फिर से सामने आई। पूरा प्रोसेस पहले जैसा ही था, बस फर्क यह था कि इस बार युनचे ने सिर्फ 6 घंटे में खुद को वापस खड़ा कर दिया। उसने अपने जले हुए काले जिस्म की परत को उतार दिया और उसका पूरा शरीर दूसरी बार रीबर्थ से गुजरा। और अब उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन बढ़कर स्पिरिट प्रोफाउंड रियल्म के तीसरे लेवल के अर्ली स्टेज तक पहुंच गई थी। डीमन उसकी तरफ आंखों को झपकाए बिना देखता है और हैरानी भरी आवाज में बोलता है, लड़के, तुमने ये कैसे किया? जब डीमन ने युनचे को खड़ा हुआ देखा और फ्लेम ड्रैगन के विशाल शरीर को, उसके दिमाग में एक पागलपन भरा ख्याल आया। कहीं युनचे सच में इस पूरे फ्लेम ड्रैगन को धीरे धीरे खाकर अपनी पावर में बदलना तो नहीं चाहता? 2 बार मौत के किनारे से वापस आना। युनचे को महसूस हुआ कि उसका शरीर रीबर्थ के बाद कमजोर नहीं बल्कि और भी स्ट्रांग बन गया है। उसकी हड्डियां ड्रैगन के मांस और ब्लड के इंपैक्ट से और मजबूत हो गई थीं। जो पहले भयावह भूख लग रही थी वो अब पूरी तरह चली गई थी। अपने अंदर एनर्जी को महसूस करके युनचे मुस्कुराया और फिर हंसने लगा। वो डीमन की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, मुझे तेरे सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अगर मुझे यहां से निकलना है तो मैं तुझे मार के ही रहूंगा। युनचे का ठंडा और फर्म एक्सप्रेशन देखकर डीमन कुछ देर तक चुप रहता है। फिर वो हंसता है और बोलता है, गुड, अब मुझे उस दिन का इंतजार होने लगा है। अभी मेरी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ एम्परर प्रोफाउंड रेल्म तक सप्रेस हो चुकी है। क्या तू सच में सोचता है कि स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म और एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के बीच का गैप इतनी आसानी से पूरा किया जा सकता है? युनचे कुछ नहीं बोलता। वो फ्लेम ड्रैगन के शरीर को वापस स्काई पॉइजन पर्ल में वापस स्टोर करता है और ड्रैगन फॉल्ट को उठाता है। उसके पूरे शरीर से प्रोफाउंड एनर्जी फूट पड़ती है। हर बार जब वो तलवार घुमाता है, हवा में जोर से चीख जैसी आवाज गूंजती है और हर अटैक में एक पियरलेस माइट होती है। ड्रैगन फॉल्ट की भारी भरकम तलवार ने उसके हाथों में एक सैंडस्टॉर्म क्रिएट कर दिया और पूरा अंडरग्राउंड सप्रेशन स्पेस एक आंधी तूफान में बदल गया। अपनी बढ़ी हुई प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन को सॉलिडिफाई करने का बेस्ट तरीका यही था, उसे बार बार यूज करना। और इसी पल युनचे ने अपने लिए एक नया गोल सेट किया, सिर्फ अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन को लेवल अप करना। यही उसके पास था और यही उसे करना था। 2 घंटे बाद युनचे थक कर हाँफने लगता है। वो ड्रैगन फॉल्ट को अपनी पीठ पर लटकाता है और बैठ जाता है। जल्दी ही वो मेडिटेशन में चला जाता है। उसकी प्रोफाउंड वेन्स के सारे 54 प्रोफाउंड एंट्रेंसेस खुल जाते हैं और पावरफुल प्रोफाउंड एनर्जी का फ्लो उसके शरीर में घूमता है। मेडिटेशन में समय तेज चलता है। बिना पता चले 16 घंटे गुजर जाते हैं जब युनचे अपनी आंखें खोलता है। उसका शरीर अब प्रोफाउंड एनर्जी से भरा हुआ था, लेकिन उसके पेट से भूख की आवाज आती है। युनचे अपना पेट मलता है और बोलता है, फिर से भूख लग गई। डीमन की निगाह के नीचे वो फ्लेम ड्रैगन को दोबारा समन करता है और उसकी बड़ी पूंछ से एक बड़ा मांस का टुकड़ा काट लेता है। उसमें से ड्रैगन ब्लड टपक रहा होता है जब वो उसे हाथ में पकड़ता है। फिर वो प्रोफाउंड फायर से उसे पकाता है। थोड़ी देर में मांस पक जाता है। उसकी मिठास भरी खुशबू हवा में फैल जाती है और युनचे का गला सूखने लगता है। पके हुए मांस की खुशबू धीरे धीरे डीमन तक पहुंचती है। उसके नाक के अगल बगल के हिस्सों को हिलाती है और उसकी उंगलियां थरथराने लगती हैं। जाहिर है उसे भी ड्रैगन का मांस खाना था, लेकिन एक डीमन किंग के रूप में वो किसी जूनियर से खाना मांग कैसे सकता था? उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया और अपने सेंस ऑफ स्मेल को सील कर दिया। लेकिन तुरंत बाद उसने युनचे के ड्रैगन के मांस चबाने की आवाज सुनी। युनचे एक बार फिर से दर्द और खतरे से भरे बैप्टिज्म का सामना कर रहा था, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा शांत और फर्म था।
ड्रैगन मांस की एक्सप्लोसिव पावर के नीचे उसने एक बोल ड्रैगन ब्लड भी स्मूथी पी लिया, जैसे डीमन ने पहले ही सोचा था। जब तीसरी बार उसका शरीर ड्रैगन एनर्जी के इम्पैक्ट से फटा, युनचे ने सिर्फ 11 घंटे में ड्रैगन की पावर को अब्सॉर्ब कर लिया और अपने शरीर को रिपेयर भी कर लिया। उसके बाद वो सोड ट्रेनिंग में लग गया, मेडिटेशन किया, फिर सोड ट्रेनिंग, फिर मेडिटेशन। भूख लगे तो ड्रैगन का मांस, प्यास लगे तो ड्रैगन ब्लड। ये साइकिल बार बार रिपीट होने लगा, एक ऐसे तरीके से जो सोचना भी मुश्किल था। इस दौरान युनचे की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। सीन शिफ्ट होता है, एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट, ग्रैंड वेक क्लैन का रियर माउंटेन दिखाया जाता है। जो छोटा सा बैम्बू हाउस उन दोनों ने मिलकर बनाया था, उस हरियाली से भरे बैम्बू जंगल के बीच वही जगह सुलिंगर को सबसे ज्यादा पसंद थी। चाहे सु हेंगशान ने उसे बार बार मना किया हो कि वो अकेली वहां ना जाए, लेकिन फिर भी वो हर रोज चुपके से वहां जाती थी और छोटी सी बैम्बू हाउस के सामने पूरा दोपहर बैठती थी। बस वहां बैठकर बैम्बू फॉरेस्ट की ठंडी हवा में खुद को महसूस करती और उस रात के बारे में सोचती थी जब वो उसके साथ थी, चेहरे पे मुस्कान के साथ। आज का दोपहर भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमेशा होता था। वो चुपके से अकेली वहां आ गई, बैम्बू हाउस के किनारे अपना चेहरा दोनों हाथों से थामे हुए बैठी थी। उसकी पानी जैसी आंखें हिले हुए हरे बैम्बू को देखती थीं और कभी कभी खुद ही मुस्कुरा पड़ती थी। पता नहीं वो क्या सोच रही थी। वक्त धीरे धीरे बीता और शाम होने लगी। अब वो समय आ गया था जब उसे लौटना चाहिए था। सुलिंगर उठती है और नीचे झुककर अपने छोटे हाथों, पतली टांगों, नाजुक जिस्म और उस छाती को देखती है जो अभी तक बढ़ना शुरू भी नहीं हुई थी। वो अपने होंठ सीधे करके दुखी होती है और बोलती है, बू, मैं कब बड़ी हो जाऊंगी? काश कल ही बड़ी हो जाऊं ताकि बिग ब्रदर युनचे मुझे शादी के लिए ले आए। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजती है। सु हाओरन कहता है, ओह, ये तो मेरी प्यारी छोटी बहन है ना? तू यहां अकेली क्यों आई है? ओह, समझ गया, तू फिर से अपने बिग ब्रदर युनचे के बारे में सोचने आई है क्या? वो कहीं से अचानक आता है और सुलिंगर के पास आराम से चलते हुए आता है, उसके चेहरे पे एक बड़े स्माइल के साथ। सुलिंगर बोलती है, बिग ब्रदर। वो सु हाओरन के इतने करीब नहीं थी, थोड़ा डिस्टेंस रखती थी, लेकिन फिर भी मैनर्स दिखाते हुए सीधे तरीके से बोलती है, हां, मैं रोज यहां आती हूं ताकि बिग ब्रदर युनचे के बारे में सोच सकूं और यही सोचती हूं कि वो जल्दी लौट आए। सु हाओरन जोर से हंस पड़ता है और कहता है, अरे मेरी बेवकूफ छोटी बहन, तेरा ये चेहरा देख के तो मेरी हंसी रुक ही नहीं रही। साय, चलो ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सब समझ जाते हैं, लेकिन तुझे कोई बताता नहीं। लेकिन मैं तो तेरा बड़ा भाई हूं, तो मुझे तो तेरी भलाई के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए मैं ही वो बुरा आदमी बन जाता हूं। मैं तुझे ये कहना चाहता हूं कि तू अपने बेकार सपने छोड़ दे। तेरा वो बिग ब्रदर युनचे कभी वापस तुझे ढूंढने नहीं आएगा। उसने फादर से शादी वाली बात सिर्फ इसलिए बोली थी ताकि वो सेकंड अंकल सु हेंग्युए के अगेंस्ट खड़े हो सके। वो बस एक बहाना था जो उसने उस वक्त बनाया था, बस और कुछ नहीं। सुलिंगर तुरंत गुस्से से अपना सिर उठाती है। वो चिल्लाती है, तुम झूठ बोल रहे हो। बिग ब्रदर युनचे ने खुद मुझसे कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वो मुझसे शादी करेगा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। सु हाओरन अपने होंठ टेढ़े करके बोलता है, हे, सिर्फ एक स्टूपिड छोटी लड़की ही ऐसे झूठ पे भरोसा कर सकती है। वो युनचे का बैकग्राउंड हमारे ग्रैंड वेक क्लैन से कई गुना ज्यादा प्रेस्टिजियस है। उसकी वाइफ, वो जलन से दांत दबाता है और कहता है, वो सिर्फ सुंदर नहीं है बल्कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर से भी ज्यादा पावरफुल है। तुझमें ऐसी क्या बात है जो उसके सामने टिक सके? उसके पास एक इतनी परफेक्ट पार्टनर पहले ही है, तो वो तुझे एक 10 साल की छोटी लड़की को क्यों पसंद करेगा? छोड़ उसे। अगर कोई और भी होता तो वो भी सिर्फ एक दिन में एक छोटी लड़की से शादी नहीं करता। उस वक्त उसने जो बोला वो बस फादर की सेकंड अंकल वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बहाना था, और सिर्फ तू ही थी जो उसे सीरियसली ले गई। जहां तक बात है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो मुझे लगता है कि फादर ने उन दोनों को रहने की जगह दी थी जब वो खूबसूरत लड़की कोमा में थी। और ऐसे बड़े घराने से आने वाले लोग ऑब्वियसली चाहेंगे कि वो किसी इंफीरियर क्लैन जैसे हमारे ऊपर कोई फेवर पेंडिंग न छोड़ दें। इसलिए उन्होंने हमें थोड़ा हेल्प किया और उसे एक फेवर का रिपेमेंट माना। लेकिन तू तो ये सपना ले बैठी कि वो सच में लौट के तुझसे शादी करेगा। मुझे लगता है अब तक तो उसने ग्रैंड वेक क्लैन के 2 शब्द भी भूल दिए होंगे। तुझे याद करना तो दूर की बात है। सु हाओरन के कहने वाले शब्दों से ज्यादा क्रूल इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके हर एक लफ्ज जैसे सुलिंगर के सबसे खूबसूरत और खुशियों से भरे सपने में जर भरे तीर की तरह चुभ रहे थे। सुलिंगर जोर से अपना सर झटकती है और गुस्से में चिल्लाती है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है।
बिग ब्रदर युनचे ने खुद कहा था कि वो मुझे पसंद करता है। उसने कहा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वो मुझसे शादी करेगा। बिग ब्रदर युनचे मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। झूठ तो तू बोल रहा है, ऐसे झूठ नहीं बोलते। सु हाओरान ग्रिन करता है और कहता है, ओह वाकई? अगर वो तुझे इतना ही पसंद करता था तो उस वक्त तुझे अपने साथ ले क्यों नहीं गया? जब तुझे इतना पसंद करता था तो क्या उसने तुझे बताया कि वो कहां रहता है या किस सेक्ट से है? सुलिंगर का छोटा सा चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है। वो इसलिए, सु हाओरान कहता है, वो इसलिए क्योंकि उसने तुझे कभी पसंद ही नहीं किया। अगर करता तो तुझे जरूर ले जाता। उसने तुझे इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि तू उसके पीछे चली आएगी। और दूसरे लोग भी तो कहते हैं। उसके नाम के अलावा तुझे उसके बारे में क्या पता है? शायद उसका नाम भी झूठ हो। यह कहकर सु हाओरान जोर जोर से हंसने लगता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके शब्द सुलिंगर के लिए कितनी ज्यादा चोट पहुंचाने वाले हैं। सुलिंगर अपने दोनों कानों को हाथों से ढक लेती है और जोर जोर से सर हिलाती है। वो कमजोर आवाज में डिफेंड करती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। तू झूठ बोल रहा है, सब कुछ झूठ है। बिग ब्रदर युनचे मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो जरूर आएगा मेरे लिए। सु हाओरान अपने हाथ फैलाता है और कहता है, तो फिर अपने सपने में जीती रहे। लेकिन क्या अफसोस है मेरी प्यारी छोटी बहन, ग्रैंड वेक क्लैन की राजकुमारी होने के बावजूद तुझे फ्यूचर में ईस्ट ऑफ द रिवर ओर के सबसे अच्छे लड़के मिल सकते थे। लेकिन तू तो बेवकूफी से उस आदमी का इंतजार कर रही है जो तुझे एक दिन के लिए बेवकूफ बना गया। अगर यह बात बाहर फैल गई तो टिस्क टिस्क, पूरी ग्रैंड वेक क्लैन का मजाक बन जाएगा। सुलिंगर जोर से चिल्लाती है, तू झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है। मुझे तू बिल्कुल पसंद नहीं। वो अभी अपने कान ढके हुए होती है और एकदम भाग जाती है, गहरे हरे भरे बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ। उसकी दबी दबी रोने की आवाज हल्की सी सुनाई देती है। तभी सु हाओरान के पीछे से एक आदमी आता है, एक मिडिल एज्ड आदमी जो काले कपड़ों में होता है। वो सु हेंग्युए होता है। सु हेंग्युए पूछता है, सु हेंगशन की छोटी लड़की यहां क्या कर रही थी? सु हाओरान कैजुअली अपने होंठ मोड़ता है और कहता है, छोड़ उसे। मैंने सुना था कि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट बात थी बताने को। बताइए क्या बात है? सु हेंग्युए धीरे से हंसा और कहता है, हाओरान जैसे इंटेलिजेंट लड़के को क्या मैं बताऊं? बात तो सिंपल है। तुझे जल्दी से क्लैन ट्रेजर मिल जाए और तू बन जाए नेक्स्ट क्लैन मास्टर। दोनों एक दूसरे की तरफ कुछ देर तक देखते हैं और फिर दोनों एक साथ जोर जोर से हंसने लगते हैं। रात होने तक ही सुलिंगर फाइनली ग्रैंड वेक क्लैन वापस पहुंची। पूरे रास्ते वो बिल्कुल गुम सी थी। वो सु हाओरान की बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस डरावनी आवाज का एको उसके दिमाग में बार बार घूमता रहा जो उससे भूला नहीं गया। सुलिंगर सोचती है, बिग ब्रदर युनचे मेरे लिए जरूर आएगा, है ना? नहीं, बिग ब्रदर युनचे मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। वो मुझसे इतना अच्छा है, जब वो मुझे देखता है तो उसकी नजर वैसे ही गर्म लगती है जैसे बैम्बू फॉरेस्ट में मूनलाइट। लेकिन उस दिन उसने मुझे साथ क्यों नहीं ले गया? उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो कहां रहता है? मुझे सिर्फ उसका नाम पता है और कुछ भी नहीं। अगर उसने मुझे भूल गया, अगर अब उसे मैं पसंद नहीं हूं, तो मैं क्या करूं? क्या करूं? उसी वक्त सु हेंगशन ट्रेनिंग रूम से बाहर निकलता है और तुरंत ही सुलिंगर के हल्की थकी हुई चालों को देख लेता है। वो जल्दी से उसके पास जाकर पूछता है, लिंगर तुम कहां चली गई थी? इतनी देर से क्यों वापस आई हो? सुलिंगर अपनी आंसुओं से भरी आंखों को उठाती है। वो मुश्किल से रोती हुई दुखी आवाज में पूछती है, पापा क्या बिग ब्रदर युनचे वाकई मुझे शादी के लिए लेने वापस नहीं आएगा? क्या उसने बस ऐसे ही कह दिया था? क्या उसने मुझे भूल गया? उसके गालों पर कुछ आंसुओं की बूंदें लटक रही थीं और साफ साफ दिख रहा था कि वो पहले ही रो चुकी थी। सु हेंगशन कुछ पल के लिए शॉक में रहता है, फिर झुककर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, लिंगर मुझे बताओ तुम क्या महसूस करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि उसे तुम पसंद हो? सुलिंगर धीरे से अपनी आंखें ब्लिंक करती है, फिर सिर हिलाकर कहती है, बिग ब्रदर युनचे मुझे जरूर पसंद करता है। सु हेंगशन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तो बस फिर वही बात है। अगर लोगों की बातें और तुम्हारा खुद का दिल अलग अलग कहें तो हमेशा अपने दिल पर ही भरोसा करो। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी महसूस करता हूं कि तुम्हारा बिग ब्रदर युनचे तुमसे सच में प्यार करता है। जब वो तुम्हें देखता था तो जैसे अपनी पूरी दुनिया देख रहा हो। स्पेशली जब वो जा रहा था, मैं समझ गया था कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन तब तुम बहुत छोटी थी। अगर वो उस वक्त तुम्हें ले जाता या शादी करता तो लोग उसका बहुत विरोध करते। इसलिए उसने तुमसे कहा कि वो तुम्हारे बड़े होने का वेट करेगा
और फिर वापस आकर तुमसे शादी करेगा। अभी चाहे वो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम दोनों ऑलरेडी एंगेज्ड हो और कितने लोगों ने तुम्हारा एंगेजमेंट देखा भी था। ये बात कोई तोड़ नहीं सकता। पापा की बातें जैसे किसी वार्म वसंत की हवा जैसी थीं, जिन्होंने सुलिंगर के सारे डर और चिंता को मिटा दिया। वो खुश होकर कहती है, पापा, मैं समझ गई। मुझे पता था बिग ब्रदर युनचे मुझे जरूर पसंद करता है। मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊंगी और रोज इंतजार करूंगी कि वो वापस आए और मुझसे शादी करे। हाँ हाँ हाँ, सुहेंशन थोड़ा हंसता है। उसकी 10 साल की बेटी, जो पहले एक चुलबुली और मासूम सी लड़की थी, अब युनचे से मिलने के बाद दिन भर प्रेम में डूबी रहती थी और रोज शादी के सपने देखती थी। एक पिता होने के नाते उसके लिए यह समझना मुश्किल था कि हंसा कैसे जाए और रोया कैसे जाए। वो कैजुअली पूछता है, क्या किसी ने तुमसे ऐसी बात कही जो तुम्हें बुरा लगा? सुलिंगर धीरे से सिर हिलाती है। ओह, भैया ने। जब मैं बैम्बू फॉरेस्ट में थी, वो भी वहां आया था और बोला कि बिग ब्रदर युनचे की सारी बातें झूठ थीं। तो सुहेंशन का चेहरा एकदम टेंस हो जाता है। वो कहता है, तुम कह रही हो तुम्हारा भाई बैम्बू फॉरेस्ट गया था? हाँ पापा, क्या हुआ? आप इतने सीरियस क्यों हो गए? ओह, कुछ नहीं। सुहेंशन जल्दी से एक फेक स्माइल देता है। उसकी नजर सुलिंगर के आउटर गारमेंट के नीचे पहने गए ड्रैगन स्केल आर्मर पर पड़ती है। वो उसके कॉलर्स को ठीक से बांधता है और सीरियसली कहता है, लिंगर, जो बात मैंने तुमसे पहले कही थी उसे हमेशा याद रखना। ये डार्क गोल्डन कपड़ा जो तुम पहनती हो, इसे हमेशा पहने रखना और इसे किसी को भी दिखने मत देना। क्लैन के तुम्हारे दोस्त भाई बहन भी इसे नहीं देख सकते। अगर किसी को यह एक्सीडेंटली दिख गया तो वो इसे छीन सकते हैं, समझी? सुलिंगर सबकॉन्शियसली अपने कपड़ों को टाइट करती है और सीरियसली सिर हिलाती है। समझ गई पापा, ये बिग ब्रदर युनचे ने मुझे दिया है। मैं इसे जरूर सेफ रखूंगी। सुलिंगर के दिल का बोझ हल्का हो गया था और वो खुशी से भाग गई, लेकिन सुहेंशन का दिल चिंता से भर गया था। रात के अंधेरा होने के बाद ही सू हॉरन चुपके से ग्रैंडवेक क्लैन में वापस आया। जैसे ही वो अपने कमरे में गया, उसने देखा कि उसका पिता सुहेंशन पहले से ही वहां खड़ा था। उसका दिल एकदम घबरा गया और वो जल्दी से बोलता है, फादर, आप यहां क्या कर रहे हैं? सुहेंशन उसे ठंडी नजर से देखता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम आज दोपहर कहां गए थे? सू हॉरन शांति से बोलता है, मैं आज ट्रेनिंग में थोड़ा ज्यादा बिजी था, इसीलिए रियर माउंटेन के बैम्बू फॉरेस्ट में घूमने चला गया था और वहां मुझे लिंगर मिली थी। फादर को मुझसे क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है? सुहेंशन का चेहरा थोड़ा सा डार्क हो जाता है और आवाज में थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, लिंगर के अलावा क्या तुमने बैम्बू फॉरेस्ट में किसी और को नहीं देखा? सू हॉरन अपना सिर उठाता है और सरप्राइज दिखाता है और बोलता है, रियर माउंटेन का बैम्बू फॉरेस्ट तो हमेशा सुना रहता है। मुझे वहां सिर्फ लिंगर मिली थी। मैंने उससे कुछ बातें की, उसके अलावा मैं किसी और से नहीं मिला। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो फादर? सुहेंशन कुछ देर तक उसकी आंखों में देखते रहता है, फिर अपनी नजर हटाकर हल्का सा बोलता है, हॉरन, एक मैच्योर आदमी के पास एम्बिशन होना बुरी बात नहीं है। बिना एम्बिशन के कोई कभी ऊपर नहीं जा सकता। क्रूअल्टी, रूथलेसनेस, कनिंग होना, ये सब एक पावर वाले आदमी के लिए जरूरी क्वालिटीज हैं, लेकिन ये क्वालिटीज सिर्फ दुश्मन के लिए होनी चाहिए। अगर तुम ये अपने परिवार के लोगों पर अप्लाई करोगे तो तुम इंसान नहीं, एक जानवर हो। यह बात याद रखना। सू हॉरन के आईब्राउज थोड़ा ट्विच करते हैं, फिर वो जोर से सिर हिलाता है और सीरियसली बोलता है, हॉरन अपने फादर की बात हमेशा याद रखेगा। सुहेंशन उसकी तरफ देखता है और कहता है, एक आदमी को अपनी औकात समझनी चाहिए। चाहे मैं एक सक्सेसफुल क्लैन मास्टर रहा हूं या नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है मैं कई बार डिसीजन नहीं ले पाया। मैं रूथलेस नहीं था, इसलिए कुछ लोग मेरे सामने ही अपने आप को सुपीरियर समझने लगे। लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरी आत्मा छुपानी पड़े। मैं एवरेज हो सकता हूं, लेकिन मैं आसमान, धरती, सेक्ट और अपने एंसेस्टर्स का सामना बिना शर्म के कर सकता हूं। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में तुम मुझे कभी डिसअपॉइंट मत करना। सू हॉरन जोर से कहता है, मैं फादर की बात कभी नहीं भूलूंगा और कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो फादर को शर्मिंदा करे। सुहेंशन बस एक हल्का सा करता है और बिना कुछ और बोले धीरे धीरे बाहर चला जाता है। सुहेंशन के जाते ही सू हॉरन का चेहरा धीरे धीरे डार्क हो जाता है। उसके होंठों पर एक सिनिस्टर स्माइल आता है। वो बोलता है, चाहे मैं क्लैन मास्टर का बेटा हूं, लेकिन मेरे टैलेंट के हिसाब से मेरा पोजीशन काफी कमजोर है, तो मुझे अपने फ्यूचर के लिए प्लान बनाना ही पड़ेगा। प्यारी फैमिली, अगर मैं भी ऐसे ही सॉफ्ट और कंफ्यूज्ड रहा तो ग्रैंड वेक क्लैन में मेरा कोई फ्यूचर नहीं, तब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारा बेटा हूं,
मैं तुम्हें डिसअपॉइंट कैसे होने दूंगा। हे हा 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 हा। सीन वापस शिफ्ट होता है। युनचे ने ड्रैगन फॉल्ट को अपनी पीठ पर उठाया हुआ था और वो जमीन पर क्रॉस लेगेड बैठा हुआ था। उसने ये पोजीशन 6 घंटे से ज्यादा समय तक बना रखी थी। उसी वक्त उसके सिर के ऊपर से आंखों से दिखाई देने वाली प्रोफाउंड एनर्जी की वेव उठी और एक सफेद धुआं जैसे ऊपर उठता दिखाई दिया। डीमन धीरे से कहता है, ओह, फिर से ब्रेक थ्रू कर रहा है। युनचे का बाहर से चेहरा शांत था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान मचा हुआ था। जब तक वो सोर्ड स्टाइल की प्रैक्टिस करके बिल्कुल थक नहीं गया, तब तक वो रुका नहीं। उसके बाद वो क्रॉस लेगेड बैठ गया और अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को अंदर 100 बार साइकिल करते हुए सीरियस की सेकंड सोर्ड स्टाइल के बारे में गहराई से सोचता रहा। वही स्टाइल जिसके बारे में जैस्मिन ने रैंकिंग टूर्नामेंट के दौरान मेंशन किया था। लेकिन उस इमेज में सिर्फ सोर्ड टेक्निक का मूवमेंट दिखाया गया था, न कि उसमें छिपे रियल प्रोफाउंड आर्ट्स या प्रिजन गॉड सीरीज की ओरिजिनल प्रोफाउंड स्किल। सिर्फ हेवी सोर्ड का मूवमेंट देखकर उस टेक्निक का असली एसेंस समझना नामुमकिन था। लेकिन युनचे कभी नहीं मानता था कि कुछ भी नामुमकिन है। पिछले आधे साल से वो रोज उसी के बारे में सोचता था और उस इमेज को अपने दिमाग में हजारों बार रिक्रिएट कर चुका था। जैसे ही 200 साइकिल्स कंप्लीट हुए, अचानक उसके बॉडी की सारी प्रोफाउंड एनर्जी गायब हो गई, बिना किसी छाप के। युनचे का पूरा शरीर एक झटके से कांप गया। यह शॉक छोटा नहीं था। उसके बॉडी से अचानक पसीना निकलने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपने आप को कंट्रोल किया। यह क्या हो रहा है? क्या हो सकता है? उस ट्रांस के मोमेंट में जब उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ गायब हो गई थी, तभी उसके प्रोफाउंड वेन से रेड और ब्लू तारे जैसा तेज रोशनी निकलने लगी। उसके बाद उसके प्रोफाउंड वेन्स के अंदर से बहुत ज्यादा प्रोफाउंड एनर्जी एक बांध टूटने जैसे बाहर आई, जो उसके हर एक मसल तक फैल गई। उसके प्रोफाउंड वेन्स और एनर्जी चैनल्स एक्साइटमेंट में डांस करते हुए रैपिडली एक्सपैंड होने लगे। पहले और अब की एनर्जी के बीच कोई कंपैरिजन ही नहीं था। उसके प्रोफाउंड वेन्स की चमक और भी तेज हो गई थी और रेड ब्लू कलर्स और भी ज्यादा साफ हो गए थे। युनचे ने अब भी आंखें बंद रखी थीं, लेकिन वो अपने वेन्स में घूमती एनर्जी को साफ साफ फील कर रहा था। उसने धीरे से दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसके चेहरे पर एक हल्का सा जीतने की स्माइल आ गई। वो अच्छी तरह जानता था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब था कि उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म को ब्रेक थ्रू करके अर्थ प्रोफाउंड रेल्म में एंटर कर चुकी है। उस वक्त युनचे के बॉडी के अंदर प्रोफाउंड एनर्जी का वो तूफान रुक गया। उसने आंखें खोली, खड़ा हुआ, दोनों हाथ फैलाए। वो अपने आसपास की हर चीज को महसूस करने लगा। हर मेजर रेल्म ब्रेक थ्रू के बाद सोल और परसेप्शन भी कई गुना बढ़ जाते हैं। अब उसकी परसेप्शन का रेंज इतना ज्यादा हो गया था कि वो आसमान में घूमते एलिमेंट्स की आवाजों को भी महसूस कर सकता था। युनचे एक्साइटेड होकर ड्रैगन फॉल्ट को उठाता है। उसकी नजर अचानक डीमन पर टिक जाती है और एक पल में ही वो लाइटनिंग की तरह सीलिंग फॉर्मेशन बैरियर की तरफ चार्ज करता है। वो बर्निंग हार्ट ओपन करता है और अपनी सोर्ड से डीमन के सिर पर वार करता है। जब वो स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म में था, डीमन ने उसकी हैवी सोर्ड को अपने सिर से रोका था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब जब युनचे अर्थ रेल्म के स्टार्टिंग स्टेज में था और स्काई प्रोफाउंड रेल्म के बराबर की स्ट्रेंथ उसके पास थी, डीमन ने सोर्ड को डायरेक्टली सिर पे लेने की हिम्मत नहीं की। डीमन कहता है, इतनी जल्दी अर्थ प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंच जाना सच में हैरत अंगेज है, लेकिन तू अभी भी मुझे मार नहीं सकता। डीमन एक हाथ से ड्रैगन फॉल्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ एक आफ्टर इमेज आता है। असली ड्रैगन फॉल्ट युनचे के अजीबोगरीब मूवमेंट्स के साथ डीमन के कंधे पर जाकर टकराता है। मीटियोराइट चेन से कान फटने वाली आवाज आती है। युनचे का वो अटैक डीमन के इंडिस्ट्रक्टिबल प्रोफाउंड स्टील आर्मर पर पड़ता है और उसके हाथ तक कांप जाते हैं। लेकिन डीमन के कंधे पर ना तो कोई चोट लगती है और ना ही उसके वो कपड़े जो उसने अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ से प्रोटेक्ट किए थे, उनमें जरा भी नुकसान नहीं होता है। डीमन ने अपना हाथ उठाया और उसके साथ ही एक जबरदस्त प्रोफाउंड स्ट्रेंथ का तूफान छूट गया, जिसने पूरे बैरियर के अंदर एक भयावह आंधी खड़ी कर दी। सिर्फ एक सांस के टाइम में ही युनचे 300 मीटर दूर जाकर जमीन पर जोर से गिरा। वो तुरंत उठता है, अपने होठों से खून पोंछता है और गुस्से में कहता है, एक दिन आएगा जब मैं तुझे मार डालूंगा। डीमन ठंडे लहजे में कहता है, उस दिन का इंतजार कर। तब तक ऐसे घमंड भरे लफ्ज कहना, अभी तो यह कहना भी एक मजाक है। युनचे दांत भींचते हुए बोलता है, मजाक है या नहीं, यह डिसाइड करना तेरा काम नहीं है। उसने ड्रैगन फॉल्ट उठाया और अपने इंजरी भरने की जगह सीधा बैरियर के अंदर चार्ज करता है। उसकी सोर्ड तेज घूमती है और उसके साथ ही फिनिक्स के चीख जैसे आवाजों के साथ फिनिक्स फ्लेम्स की से बनी 10 फिनिक्स डीमन की तरफ उड़ जाती है। यह थी फिनिक्स ब्रेक स्लैश अटैक। डीमन थोड़ा हैरान होता है और कहता है, ओ, वो युनचे की प्रोफाउंड फ्लेम को रोकता नहीं, बल्कि उसमें से खुद घुस जाता है।
उसने अपने हाथों से सारी फीनिक्स ब्रेक्स को तोड़ दिया, लेकिन उसके हाथ के पीछे लाल पड़ गए। उसी वक्त युनचे, जो अभी भी 30 मीटर दूर था, एक पल में अपने शरीर पर फीनिक्स फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए डीमन के पास आ गया। वो जोर से चिल्लाता है, एम्पायरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग। बूम की आवाज के साथ ड्रैगन फॉल डीमन के सीने पर सीधा जाकर टकराता है और उसके साथ ही फीनिक्स फ्लेम का धमाका होता है, बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, जिसने डीमन को एक पल के लिए रोक दिया। युनचे पलटकर पीछे गिरता है और उसके पीछे एक बड़ा डार्क ब्लू वुल्फ आसमान की तरफ चीखता है। ड्रैगन फॉल्ट नीचे गिरता है और एक वुल्फ का फिगर डीमन की तरफ तेजी से आती है, हवा को चीरते हुए। राई आइप की आवाज के साथ स्काई वुल्फ स्लैश डायरेक्टली डीमन के मोशनलेस शरीर पर लगता है और उसके कपड़ों में आधा फुट लंबी छेद कर देता है। उसके बाद स्लैश सीधा उसके पेट की तरफ जाता है और एक तीखी दर्द की वेव उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। हालांकि सिर्फ एक तीखी चोट थी, लेकिन उसके पेट पर एक लाल निशान पड़ गया जिसने उसकी स्किन भी नहीं काटी। फिर भी यह डीमन के लिए एक बड़ा झटका था। वो अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ से प्रोटेक्ट कर नहीं पाया था, लेकिन उसके अंदर की नेचुरली एग्जिस्टिंग डिफेंस स्ट्रेंथ इतनी थी कि स्काई प्रोफाउंड रियल्म के किसी एक्सपर्ट का भी सरप्राइज अटैक उससे पार नहीं कर सकता। उसके कपड़े भी उसी नेचुरल स्ट्रेंथ से प्रोटेक्ट हो रहे थे, लेकिन फिर भी युनचे के अटैक से कपड़े फट गए और दर्द महसूस हुआ। इसका मतलब यह था कि युनचे अर्थ प्रोफाउंड रियल्म के फर्स्ट लेवल पर होते हुए भी स्काई प्रोफाउंड रियल्म के बराबर की स्ट्रेंथ रिलीज कर सका। युनचे सिर्फ अर्थ प्रोफाउंड रियल्म के पहले लेवल पर था, फिर भी उसका यह सोर्ड अटैक असली स्काई प्रोफाउंड रियल्म का था। शायद यह उसका सबसे बेस्ट अटैक था, लेकिन सिर्फ एक मोमेंट के लिए भी ऐसा कर पाना एकदम चौंकाने वाला था। डीमन हैरान होता है, लेकिन उसके साथ ही उसका गुस्सा भी उभर आता है। वो एक ग्रेट डीमन किंग था, लेकिन उसके कपड़े एक अर्थ प्रोफाउंड के जूनियर ने फाड़ दिए। यह उसके लिए बेइज्जत होने जैसा था। उसका चेहरा डार्क हो जाता है और वो अपने 5 उंगलियों से हवा में एक छोटा सा एक्शन करता है। एक बड़ा डीप सायन रंग का हाथ युनचे के पास अचानक अपीयर होता है और उसके सीने की तरफ जाकर उसे पकड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही उसने वो बड़ा हाथ क्रिएट किया, उसे अचानक अफसोस होता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो गुस्से में अपनी उंगलियां फैलाता है और युनचे के चेस्ट पर अटैक कर देता है। बूम की आवाज के साथ जैसे बिजली सीधा उसके सीने में फट गई हो, युनचे की आंखें बाहर आ जाती हैं। उसने ड्रैगन फॉल्ट छोड़ दिया और दोनों हाथों से हवा में जोर से धक्का दिया। उस शॉकवेव के फोर्स से वो बैरियर के बाहर गिरता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, उसने आंखें बंद की और तुरंत ही बैठकर ग्रेट वे ऑफ द बुधा को एक्टिवेट कर दिया। डीमन का यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। युनचे ने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा। उसे महसूस हुआ कि उसके 5 अंदर के ऑर्गन और 6 बाहरी ऑर्गन सब कुछ इधर उधर हो गया है। रिब्स टूट चुकी हैं और 10 से ज्यादा मेरिडियंस भी डैमेज हो गए हैं। लेकिन इतनी बार ड्रैगन मांस और ब्लड से ट्रेनिंग मिलने के बाद यह चोट अब उसके लिए कुछ खास नहीं रही। ग्रेट वे ऑफ द बुधा एक्टिवेट होते ही उसके सिर के ऊपर एक छोटी सी सिल्वर पगोडा चमकने लगी। डीमन ने अपना हाथ वापस ले लिया और युनचे को शांत नजर से देखने लगा। काफी देर तक चुप रहकर वो धीरे से बोलता है, ये लड़का अपने शरीर को कैसे ट्रेन करता है, मुझे समझ नहीं आता। अभी जो स्ट्राइक मैंने उस पर की, वो तो स्काई प्रोफाउंड रियल्म के किसी भी एक्सपर्ट की आधी जान ले लेती, लेकिन ये लड़का तो शांति से बैठा अपने जख्मों को हील कर रहा है। जब डीमन बोल ही रहा था, तभी एक अजीब चेंज हुआ। अचानक एक गोल्डन लाइट उसकी आंखों के कोने से गुजरी। उसने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि युनचे के सिर के ऊपर चमक रही वो सिल्वर पेगोडा अब गोल्डन लाइट में बदल गई थी। अरे रुको, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोबेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं, तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे जैसे ही मैं आगे के एपिसोड अपलोड करूं, आप तक पहले नोटिफिकेशन आए और आप पहले वीडियोस को देख पाए।